हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बॉडी में कितना होता है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है 3% होता है, 3%। सेलुलर मास का 3% होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का मैंने बताया कि 10 to 15% होता है ना। तो 10 to 15% प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट कितना है, 3% है। सही है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर केमिस्ट्री के टर्म में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन तो पता ही है। एल्डिहाइड और कीटोन किसको कहते हैं। जब इस तरीके का बॉन्ड होगा, इस तरीके का बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। अगर इस तरह का बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन और एल्डिहाइड, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो यही कोई भी कार्बन कंपाउंड में ये अटैच होगा, ये अटैच होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, वो आप केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेन इसका बेसिक बायो में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे। तो ये शुगर हो भी सकते हैं, जनरली स्वीट ही होते हैं, शुगर भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नहीं भी हो सकते, जैसे कि पॉलीसेकेराइड जो होता है वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन की। तो बिहेवियर, हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर पे इसको जो है वो बहुत सारे क्लासेस में बांटा जाता है, जिसमें 3 क्लास यहाँ पे है, मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। उसमें आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो फर्दर हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब इसमें जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। जैसे कि पहला जो है वो ग्लूकोज को देख लेते हैं। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। ये भी 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, जो अगर पिक्चर देखिएगा तो इसमें कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हो। यहाँ से O के नीचे से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन में 5 कार्बन का 5 कार्बन जो है वो रिंग में है और 1 कार्बन जो है वो बाहर है। ठीक है, और रिंग में 1 ऑक्सीजन है। सही है। जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक तो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, तो इस वजह से आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखना है। ये वाला जो OH आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये है, मान लीजिए कि ये H, ये OH, तो ये D और L फॉर्म होता है। सही है। तो D और L फॉर्म हो तो आप केमिस्ट्री में देखिएगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं, डेक्स्ट्रो और लेवो। तो रोटेशन किस बेसिस पे हो रहा है वो आप लोग सब जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ेगा। यहाँ पे बस ग्लूकोज कैसे याद रखना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन में 5 कार्बन तो आपने रिंग पे बना दिए, 5 कार्बन क्या बना दिया, रिंग पे बना दिया। 1 ऑक्सीजन बना दिया, 5 कार्बन। छठा कार्बन यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे बना दीजिए छठा कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे मेन जो आपको ध्यान रखना होता है OH का, क्योंकि OH में ही कन्फ्यूजन होता है और किसी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है, OH में ही होता है। जैसे कि अगर आप बनाते हैं तो मान लीजिए कि ये आपने 6 मेंबर रिंग बना दिया। 6 मेंबर रिंग में आप देख लीजिए, 6 मेंबर रिंग में क्या होगा, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन डाल दीजिए, 1 कार्बन और डाल दीजिए, क्योंकि 6 कार्बन होता है तो कार्बन को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 कार्बन और डाल दिया। ठीक है, अब जो है OH लगाने की बारी आती है। तो OH यहाँ वाला जो है वो ये उल्टा भी हो सकता है। अगर D और L फॉर्म अगर दोनों लिखना है तो ये इसको ऊपर कर देंगे, इस वाले को ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये DL फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन मेन जो है ये तीनों को याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा OH ग्रुप ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। तो सिंपल है, एक OH H OH, ऐसे याद रखना है। ठीक है, OH H OH, सिर्फ बीच में H है। तो इस तरीके से याद हो जाना चाहिए आपको ग्लूकोज का पिक्चर। ठीक है, तो ग्लूकोज का पिक्चर आपको बिल्कुल एकदम जहन में रहना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज हर जगह आता है। सही है। अब दूसरा जो है वो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज में क्या करना होता है देख लेते हैं। फ्रुक्टोज में ये 5 मेंबर रिंग आपको दिख रहा है, लेकिन ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है। 6 कार्बन कैसे होता है देख लीजिए। जैसे कि ये 5 मेंबर रिंग मैंने बना दिया। ठीक है, लेकिन 6 कार्बन है, तो 1 कार्बन यहाँ पर है और 1 कार्बन यहाँ पर है। सही है। अब HOH की बात आ गई तो ये H और ये OH। सही है, 1 2 3। तो थर्ड वाले पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, 2 पे H होगा। सही है। अब हम लोग राइबोज को और डीऑक्सीराइबोज को देखते हैं, क्योंकि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि
ये न्यूक्लिक एसिड में काम आता है। राइबोज से आरएनए बनेगा, डीऑक्सीराइबोज से डीएनए बनेगा। तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि इससे डीएनए बनेगा, इससे आरएनए बनेगा। अब देखिए डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों जो है वो पेंटोज शुगर होते हैं, ठीक है। तो पेंटोज शुगर में क्या होगा, 5 कार्बन होंगे। तो 5 कार्बन बनाने के लिए तो सबसे पहले 5 मेंबर रिंग, ठीक है। 5 मेंबर रिंग में एक जो है वो 5वां कार्बन यहाँ पे आ गया, सही है। अब मेन बात होती है इस चीज़ की, H और OH की। तो यहाँ पर H और यहाँ पे OH, जैसे कि फ्रुक्टोज में होता था, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, सही है। लेकिन अगर यही यहाँ पे H को की जगह पे अगर OH को रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बताइए क्या बनेगा, ये बन जाएगा राइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, इसको और डिटेल में हम लोग को पढ़ना है डीएनए और आरएनए क्लास 12th में, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बस ये याद रखना है कि ये वाला जो H वाला है, ये जो सेकेंड पोजीशन पे जो H है, यहाँ पे H किस में होगा, डीऑक्सीराइबोज में होगा। अगर यहाँ पे OH करना होगा तो ये हो जाएगा राइबोज। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में बस यही फर्क होता है कि जो सेकेंड कार्बन होता है, रिंग का जो सेकेंड कार्बन होता है, उस पर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज में H होता है और राइबोज में OH होता है, सही है। तो ये याद रखना है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड है। राइबोज जो होता है वो पेंटोज शुगर होता है, यानी 5 कार्बन का शुगर होता है, सही है। जो ओलिगोसैकराइड्स हैं, ओलिगोसैकराइड्स किसको कहते हैं, जब दो से 10 मोनोसैकराइड्स मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। जिसमें डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स, बहुत सारे सैकराइड्स आते हैं। तो उसमें जो मेन जो बेसिक हम लोग को जनरली हम लोग पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं, वो होता है डाइसैकराइड्स, जिसमें सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। तो ये याद रखना है, सुक्रोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, और माल्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है, सही है। तो ये याद रखना है कि सुक्रोज ग्लूकोज GF से बनता है, S GF से बनता है, L GG से बनता है, GL या कह लीजिए GL लैक्टोज, और माल्टोज जो बनता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, ठीक है, GG से। अब बात करते हैं पॉलीसैकराइड्स की। तो जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं, अब जैसे कि पॉली है ही है तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे होंगे, तो मोनोसैकराइड, बहुत तरह के मोनोसैकराइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीसैकराइड्स बनाते हैं। और पॉलीसैकराइड्स भी एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकराइड जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। और मोनोसैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड्स मान लीजिए कि एक ग्लूकोज है और दूसरा ग्लूकोज है, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, सही है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देख लेते हैं कैसे बनता है। ये जो बॉन्ड बनता है डिहाइड्रेशन से बनता है, सही है। और इसमें 2 कार्बन एटम, जो कि 2 ये मोनोसैकराइड्स है और ये मोनोसैकराइड्स है, इन दोनों के बीच में, 2 एडजेसेंट मोनोसैकराइड्स के बीच में जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बन जाता है। अगर हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को इस तरीके से पिक्चर में देखेंगे तो देखेंगे, ये देखिए मोनोसैकराइड्स है, ये मोनोसैकराइड्स है, ये दोनों मिल करके क्या बनाया, एक डाइसैकराइड बनाया, इसमें वाटर निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है किसके दरमियान में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है और ये है 5th कार्बन, सही है। तो फर्स्ट कार्बन और 4th कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकल जाएगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा, इस क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड जो बन रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, COC बॉन्ड, ठीक है। COC बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। पॉलीसैकराइड जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है होमोपॉलीमर, दूसरा होता है हेट्रोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर जो होते हैं, मतलब होमोपॉलीमर होने का मतलब मोनोसैकराइड, जैसे कि सेम मोनोसैकराइड्स हैं, एक मोनोसैकराइड दूसरा मोनोसैकराइड सब सेम है, ठीक है, ये होते हैं होमोपॉलीमर। और हेट्रोपॉलीमर कौन होते हैं, जो कि डिफरेंट मोनोसैकराइड से बनेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक मोनोसैकराइड से है, दूसरा मोनोसैकराइड से है, तो ये जो है वो एक दूसरे से अटैच होंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हेट्रोपॉलीमर्स कहेंगे, ठीक है। होमो और हेट्रो से तो बहुत आसानी से समझ में आता है कि होमो मतलब सेम टाइप के मोनोमर्स होंगे और हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स होंगे, सही है। इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो एग्जाम्पल्स में जो NCERT में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन और स्टार्च के बारे में। तो सबसे पहले सेलुलोज को देखते हैं। सेलुलोज में क्या होता है कि एक टाइप का मोनोसैकराइड होता है, जो सेलुलोज में जो मोनोसैकराइड्स होता है वो होता है ग्लूकोज, सही है। तो ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे से अटैच होकर के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते बनाते पॉलीसैकराइड्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है।
और सेलुलोज जो होता है वो होमोपॉलीमर होता है, जैसे कि ग्लूकोज, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एक दूसरे से अटैच होकर के पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिर्फ इसमें ग्लूकोज ही होता है, ठीक है, सिर्फ क्या होता है, ग्लूकोज ही का ये पॉलीमर होता है, ग्लूकोज एज अ मोनोमर होता है, सही है। तो सेलुलोज क्या होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स हेलिक्स वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से ये I2 को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। प्लांट सेल में सेलुलोज बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, सही है। और जो पेपर जो बनता है प्लांट के पल्प से या फिर कॉटन फाइबर जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेलुलोजिक ही होते हैं। अब बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च भी एक जो है वो सेलुलोज का एक वेरिएंट ही है, स्टार्च है, लेकिन स्टार्च जो है एज ए स्टोरेज फूड होता है, सही है। स्टार्च क्या होता है, स्टोरेज फूड होता है। वेरिएंट ही होने का मतलब ये हुआ कि इसमें भी ग्लूकोज का ही, सिंपली जो है वो ग्लूकोज ही एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जबकि सेलुलोज एक सिंपल, सेलुलोज में क्या होता था कि सिंपल एकदम ग्लूकोज जो है वो चेन में बना हुआ है, लेकिन स्टार्च में ऐसा नहीं होता। स्टार्च में दो चीज़ें होती हैं, एक बनता है अमाइलोपेक्टिन और दूसरा होता है अमाइलोज। तो ये दो मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टार्च। इसमें भी बेसिकली ग्लूकोज ही होता है, लेकिन उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है स्टार्च में। स्टार्च में सिंपली क्या होता है, ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से 1/4 से अटैच होगा, ठीक है। तो 1/4 से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे अमाइलोज, ठीक है। और अगर ग्लूकोज 1/6 से अटैच होगा, ग्लूकोज 1 कार्बन और 6 कार्बन से अटैच होगा तो उसको क्या कहेंगे, अमाइलोपेक्टिन, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होने की वजह से जो हेलिकल पोर्शन होता है ना, उसमें जो है वो I2 होल्ड करके रख सकता है। इसी वजह से हम लोग स्टार्च टेस्ट करते हैं। स्टार्च टेस्ट में क्या होता है कि जो I2 होता है वो ब्लू कलर का दे देता है, ठीक है। अगर स्टार्च में I2 को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लू कलर वो दे देगा, सही है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन एक अलग ही वेरिएंट है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह होता है, सेलुलोज की तरह ही होता है, बस ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एनिमल में, सही है। तो एनिमल में जो ग्लाइकोजन है वो एज अ स्टोर फूड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पॉलीसेक्राइड में, जैसे कि ग्लाइकोजन ही मान लेते हैं, उसमें एक राइट एंड होता है जिसको हम लोग रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, और एक होता है लेफ्ट एंड, जैसा कि जिसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। तो अगर आप ग्लाइकोजन का वो देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर में देखिएगा तो ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ठीक है। ये तो दिखाई दे रहा है कि ये ग्लूकोज है, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, COC बॉन्ड बना हुआ है, ओके। तो COC जो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे ये ब्रांचेस भी हैं, इसमें ग्लाइकोजन में क्या है, ब्रांचेस भी प्रेजेंट है। साथ ही साथ इसमें 2 एंड होगा, एक जो एंड होगा ये इधर वाला एंड जो होगा वो ओपन होगा, ठीक है। तो एक को एंड को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एंड। वहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो कि रिड्यूस कर सकता है, और जो दूसरा एंड होगा वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा कि एक एंड रिड्यूसिंग होगा और दूसरा एंड नॉन रिड्यूसिंग होगा। साथ साथ ग्लाइकोजन में क्या होता है, ब्रांचेस भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएंट हम लोगों ने पॉलीसेक्राइड्स का पढ़ा, एक है सेलुलोज, दूसरा है स्टार्च और तीसरा है ग्लाइकोजन। और तीनों जो है वो ग्लूकोज का ही ग्लूकोज का ही पॉलीसेक्राइड्स हैं, बस थोड़ा अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है, सही है। तीसरी बात करते हैं इन्यूलिन की। इन्यूलिन एक्चुअली में फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, ये डिफरेंट हो जाता है उन तीनों से, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स की। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है, उसमें भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमाइनो शुगर्स, उसके साथ साथ अमाइनो शुगर्स होते हैं जो कि केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स भी पॉलीमर ही होता है, ठीक है। मोस्टली जो होते हैं वो पॉलीमर ही होते हैं, जैसे कि ग्लूकोजामाइन हो गया, एन-एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन हो गया, ये सारे जो हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स हैं। उसके अलावा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो कि काइटिन होता है वो भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स में ही आता है। अब बात करते हैं लिपिड की। तो लिपिड जो है जनरली वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। लिपिड पता ही है जो है वो फैटी एसिड भी होता है सिंपली। और लिपिड्स की बात करें तो लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 से एक्सीड नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मौजूद होता है, यानी मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में मौजूद होता है, सही है। ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं जाता, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है कम है उसके बावजूद भी, इसीलिए इसको स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, इस वजह से नहीं कहते कि एक तो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह जाता है, इसके बावजूद कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इसका 800 डाल्टन से कम होता है।
उसके बावजूद ये कहाँ रह जाता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह जाता है। इसी वजह से इसको स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं कहते। लिपिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में या फिर अदर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सही है। लिपिड में फैटी एसिड, जो सिंपल फैटी एसिड होता है, ग्लाइसरॉल, फैट्स, ऑयल्स और फॉस्फोलिपिड, ये जो हम लोग को पढ़ना है। साथ साथ एक और है कोलेस्ट्रॉल, जो है वो भी लिपिड होता है। तो लिपिड में सबसे पहले हम लोग फैटी एसिड को देखते हैं। तो फैटी एसिड एक्चुअली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि आर ग्रुप से अटैच होता है। हम लोग देखेंगे कि अभी कैसे होता है वो। तो आर ग्रुप क्या हो सकता है, आर ग्रुप कोई मिथाइल ग्रुप हो सकता है या फिर इथाइल ग्रुप हो सकता है या फिर हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप हो सकता है। और ये जो हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप है वो 1 से 19 कार्बन तक हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें पामेटिक एसिड का, पामेटिक एसिड एक्चुअली 16 कार्बन होते हैं उनमें, इंक्लूडिंग COH ग्रुप। तो ये जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसमें क्या अटैच है, उसमें एक आर ग्रुप अटैच है। और आर कितना होता है, आर होता है 15 और COOH मिला करके क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। कार्बन कितना हो जाता है, 16 हो जाता है COOH मिला करके। और आर की जो वैल्यू क्या होती है, वो होती है 15। ठीक है, तभी तो एक मिला के 16 होगा ना। दूसरा होता है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, यानी आर की अगर वैल्यू पूछेगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। फैटी एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड जो कि विदाउट डबल बॉन्ड होता है, और एक होता है अनसैचुरेटेड जिसमें कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड में पता है कि डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं ग्लाइसरॉल की। तो ग्लाइसरॉल भी एक सिंपल लिपिड है जिसमें ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन का मतलब जो प्रोपेन होता है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोपेन का एक एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाता है ग्लाइसरॉल। और ग्लाइसरॉल को हम लोग याद करते हैं कहो 383, कहो 383। 383 में 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, गिन लीजिएगा कितने हैं इसमें, तो आपको मिल जाएगा 383, कहो 383। सही है। बहुत सारे जो लिपिड्स होते हैं उनमें ग्लाइसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है। समझ आई बात। ग्लाइसराइड्स, मोनोग्लाइसराइड्स, डाइग्लाइसराइड्स, इनमें सब क्या होता है, इन सब में क्या होता है कि ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है और क्या होता है, फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, अगर ये पिक्चर देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या है, ये प्रोपेन है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये CH2 CH COOH और यहाँ पे O वाला जो पार्ट है, ये भी क्या है, ये सब ग्लाइसरॉल का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो H जो है वो किससे रिप्लेस हो गया है, फैटी एसिड से रिप्लेस हो गया है। तो ये फैटी एसिड, एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड और 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड से क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन। सही, क्योंकि हाइड्रोजन तो रिएक्टिव होता है, तो वो क्या हो गया, फैटी एसिड से रिप्लेस हो गया। तो यही होते हैं ग्लाइसराइड्स। अगर 3 से हुए हैं तो ट्राईग्लाइसराइड्स, अगर 2 से हुए हैं तो डाइग्लाइसराइड्स, अगर सिंगल सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड्स। सही है, तो इस तरीके से ये क्या कहलाते हैं, ग्लिसराइड्स कहलाते हैं। जब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड जो होता है वो एक दूसरे से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना जाता है, तब हम लोग कहते हैं ग्लाइसराइड्स। लिपिड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो फैट्स होंगे, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, ऑयल्स होगा। तो देख लेते हैं, ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि जो गिंगली ऑयल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, NCERT का एग्जाम्पल है। और इसी वजह से ऑयल जो होते हैं वो विंटर में भी क्या होते हैं, ऑयल ही होते रहते हैं, वो जमते नहीं हैं। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। फैट्स की बात करें तो फिर फैट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और साथ ही साथ ये जो फैट होते हैं वो गर्मी में तो मेल्ट हुए रहते हैं, लेकिन क्या होता है, ठंड में क्या होते हैं, ये जम जाते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे कि घी वगैरह वो भी फैट ही होता है, तो वो डिपेंड करता है वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। ठीक है, और एक और जो होता है फॉस्फोलिपिड, इसमें क्या होता है, लिपिड जो होता है फॉस्फोरस ग्रुप से अटैच हो जाता है। तो ये जो होते हैं लिपिड जो होते हैं फॉस्फोराइलेटेड हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड आपको मिल जाएगा। तो और कुछ और टिश्यू में, जैसे कि न्यूरल टिश्यू में, उससे भी कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं लिपिड के। तो फॉस्फोलिपिड में एक एग्जाम्पल है लेसिथिन। लेसिथिन का अगर आप पिक्चर देखिएगा तो इस तरीके से देखिए, ये है ग्लाइसरॉल वाला पार्ट, ये है क्या, फैटी एसिड, ये है फैटी एसिड, और एक जो आर वाला जो पार्ट था उसमें क्या हो रहा है, रिप्लेस हो गया फॉस्फेट ग्रुप का। तो यहाँ पे ये बन जाता है लेसिथिन।
ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस ये है ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड जो है वो इसमें अटैच है, सही है, और बस एक जो है वो फॉस्फोरस का कंपाउंड यहाँ पे अटैच हो गया है। ये होता है लेसिथिन का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, तो इसमें सिंपल है, कितने कार्बन के कंपाउंड यहाँ पे हैं देख लेते हैं। ये है 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, और ये 5 कार्बन का। तो ये जो है वो 3 जो है वो 6 कार्बन के रिंग है, और एक 5 कार्बन का रिंग है, और एक चेन है। चेन में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन है, ठीक है। तो चेन भी कैसी है, 6 कार्बन की है, जिसमें 2 ब्रांचिंग है, इस तरीके से 2 ब्रांचिंग है, और साथ ही साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कितने रिंग्स हो गए, तो इसमें जो है वो 4 रिंग है। 4 रिंग में 3 रिंग जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, एक रिंग जो है वो 5 कार्बन का है, और एक चेन है जो कि 6 कार्बन का है, और 2 ब्रांचेज है उसमें, सही है। और एक जो है वो एक 6 कार्बन में क्या है, OH का रिंग है, और इधर एक कार्बन यहाँ का ब्रांचिंग है, एक कार्बन यहाँ का ब्रांचिंग है। 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई मसला नहीं, बहुत आराम से याद हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का पिक्चर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। वो 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, पेंटोज शुगर होता है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन बेसिस की। तो जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो कार्बन ही कंपाउंड होते हैं, लेकिन उसमें कार्बन कंपाउंड तो होते हैं, लेकिन उसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिमिडिन। तो प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में 2 है, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन की बात करें तो उसमें 3 है, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, सही है। अगर एडेनिन को देखेंगे तो इस तरह का हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, ये 2 रिंग है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये 6 कार्बन का, ये 5 कार्बन का, ठीक है। इसको याद करना होता है थोड़ा सा। इसको 6 अमाइनो प्यूरिन भी बोलते हैं, क्योंकि प्यूरिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है प्यूरिन का। उसमें क्या होता है कि 6 कार्बन पे क्या लग जाता है, एक अमाइनो ग्रुप लग जाता है। इसको सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करना है ये देख लेते हैं। नंबरिंग यहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये नंबरिंग हो गया। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें नाइट्रोजन कहाँ पे है। तो 1 पे, 3 पे, ठीक है, 7 पे और 9 पे, इतनी जगह पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, 6 अमाइनो प्यूरिन। क्यों कहते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन, इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 कार्बन के पे क्या होता है, 6 कार्बन पे होता है अमाइनो ग्रुप, इसीलिए प्यूरिन जिसके 6 कार्बन पे अमाइनो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, एडेनिन कहते हैं, सही है। तो अब हम लोग जो है वो ग्वानिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो ग्वानिन का स्ट्रक्चर उसमें क्या होता है, सिंपली प्यूरिन ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये प्यूरिन तो बेसिक स्ट्रक्चर तो रहेगा ही, 1 3 7 9 पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 पे और 2 पे, ये 2 जगह पर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, सही है। तो 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन कहाँ पे होता है, ये ग्वानिन में होता है। ग्वानिन को ही 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन कहते हैं, सही है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है साइटोसिन, यूरासिल, और फिर यूरासिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में, और फिर आता है थायमिन जो कि प्रेजेंट होता है डीएनए में। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि साइटोसिन है, साइटोसिन में भी अगर आप लोग देखिएगा, नॉमेनक्लेचर कीजिएगा तो 1 3 4 5 6, तो 1 पे और 3 पे, ठीक है। तो 1 पे और 3 पे क्या होता है, नाइट्रोजन होगा। ये पूरा पायरिमिडिन का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें यही होगा, 1 3 पे पायरिमिडिन होगा, 6 पे क्या होगा, अमाइनो होगा, 2 पे क्या होगा, ऑक्सो होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइटोसिन का स्ट्रक्चर। अगर आप लोग यूरासिल का स्ट्रक्चर देखिएगा तो यूरासिल में भी अगेन 1 और 3 पे नाइट्रोजन रहेगा। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। अगर आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे और 2 पे क्या होगा, ऑक्सो ग्रुप होगा। नेक्स्ट जो है वो थायमिन है। चलिए थायमिन का पिक्चर देख लेते हैं। तो थायमिन के 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल बोलते हैं। क्योंकि यूरासिल और थायमिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बस डिफरेंट यह होता है कि जो 5th कार्बन है उस पर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, सही है। तो
5th पे मिथाइल ग्रुप होता है तो 5 मिथाइल यूरासिल भी थायमिन को बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थायमिन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है यूरासिल से। और इस मिथाइल ग्रुप की वजह से क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन को क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट से हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टिव नहीं होगा, सही है। इस वजह से थायमिन जो है वो यूरासिल से ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड का कंपाउंड है वो है शुगर, ठीक है। तो दूसरा शुगर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो शुगर में क्या होता है, शुगर में एक राइबोज हो सकता है, एक पेंटोज शुगर हो सकता है। तो राइबोज शुगर में जो होता है, राइबोज शुगर जो होता है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में, और पेंटोज शुगर जो कि डीऑक्सीराइबोज होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली पेंटोज शुगर दोनों ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए के राइबोज शुगर में क्या फर्क होता है, जैसे राइबोज शुगर है उसमें क्या होता है, जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है, और डीऑक्सीराइबोज पे सेकंड कार्बन पे H ग्रुप लगा होता है, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है, सही है। तो न्यूक्लियोसाइड्स किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड सिंपली जब शुगर मॉलिक्यूल कोई भी नाइट्रोजन बेस से ऐड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे कि शुगर प्लस एडेनिन, एडिनोसिन, शुगर प्लस ग्वानिन, ग्वानोसिन, शुगर प्लस साइटोसिन, साइटिडाइन, थायमिन से थायमिडाइन, और यूरासिल से यूरिडिन, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के स्ट्रक्चर की। तो न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में देखिए ये है शुगर मॉलिक्यूल्स, और ये जो है वो क्या है, एडेनिन ग्रुप यानी नाइट्रोजन बेस। तो ये मिला करके क्या बना, एडेनिन जुड़ा हुआ है तो क्या बना, एडिनोसिन बना, सही है। उसी तरह से यूरिडिन कैसे बना, यूरिडिन में शुगर में क्या अटैच हुआ है, यूरासिल अटैच हुआ है तो यूरिडिन बन गया, सही है। और ये न्यूक्लियोसाइड होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में याद रखिएगा शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है, ये मिलके क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स बनता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड में सिंपली क्या होता है, जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। जैसे कि शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस एडेनिन मिलके बनेगा, क्या बनेगा, एडिनाइलिक एसिड। ग्वानिन में मिलके क्या बनेगा, ग्वाइनाइलिक एसिड। साइटोसिन में साइटिडाइलिक एसिड, थायमिन में थायमिडाइलिक एसिड, और यूरासिल में यूरिडाइलिक एसिड, सही है। अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में देखिए ये जो है वो शुगर मॉलिक्यूल है, ये एडेनिन है, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड सिंपली क्या होता है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच हो जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड से, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होता है तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, और ये इसमें दो आता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए मैंने बता दिया डीऑक्सीराइबोज शुगर से बनता है, और आरएनए जो होता है वो राइबोज शुगर से बनता है, सही है। और ये दोनों डीएनए और आरएनए दोनों जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करता है। अगर न्यूक्लियोटाइड को हम लोग फर्दर देखें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो लिंक होता है 3 कार्बन से, एक तरफ से 3 कार्बन से अटैच होगा, और दूसरी तरफ से किससे अटैच होगा, 5 कार्बन से अटैच होगा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, इधर से किस कार्बन पे अटैच है, इधर से 5 कार्बन पे अटैच है, और इधर से किससे अटैच है, इधर से 3 कार्बन पे अटैच है, ठीक है। तो 3-5 से अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, सही है। एक शुगर का 3 और एक शुगर का 5, इन दोनों से क्या अटैच हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये बनाता है फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, शुगर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है और 5 कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और ये जो फॉस्फेट होता है, ये दोनों मिला करके क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो ये बॉन्ड क्या कहलाता है, ये बॉन्ड कहलाता है ईस्टर बॉन्ड। जैसे कि बॉन्ड कैसे बनता है, बीच में O होता है और दोनों तरफ बॉन्ड बनता है, सही है। तो ये होता है ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड ऐसा ही तो होता है, इधर से कोई भी कार्बन अटैच कर दीजिए, इधर से अटैच कीजिए, इधर से अटैच कीजिए, कुछ भी अटैच कर दीजिए, ठीक है, और बीच में O होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होगा वो कैसे बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर में क्या होता है, देखिए बताते हैं कि जैसे कि ये ईस्टर बॉन्ड है, सही है, ये ईस्टर बॉन्ड है, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होगा, ये बीच में फॉस्फेट, और इधर भी जो है वो ईस्टर बॉन्ड होगा। तो बीच में फॉस्फेट और ये दोनों तरफ जो है वो ईस्टर बॉन्ड होगा, तो इसीलिए कहते हैं फॉस्फेट डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है कि दोनों तरफ ईस्टर बॉन्ड होता है, बीच में फॉस्फेट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर ये आप पिक्चर देखिएगा, इसमें आपको दिखाई देगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसा होता है। देखिए यहाँ पे एक O है, ये एक ईस्टर हो गया, ये दूसरा ईस्टर हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, बीच में जो है फॉस्फेट जो है वो अटैच है,
तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। सही है, दो बॉन्ड और बीच में फॉस्फेट ग्रुप, दो साइड में क्या होता है, दो साइड में ईस्टर बॉन्ड होता है और बीच में फॉस्फेट ग्रुप होता है, इस तरीके से, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारा इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है वो है वाटसन क्रिक मॉडल का, ये 12th में भी पढ़ना है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। ठीक है, वहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोग वाटसन क्रिक मॉडल का सारा डीएनए का सारा चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर भी देख लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे डीएनए के बारे में अगर बताएं तो डीएनए जो है वो एग्जिस्ट करता है डबल हेलिक्स, ये जो दिख रहा है ये आपको डबल हेलिक्स दिख रहा है, जिसमें एक जो है वो 5:3 स्टैंड होगा और दूसरा क्या होगा, 3:5 स्टैंड होगा। ठीक है, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। दूसरी बात ये है कि ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे जो शुगर है ये इस तरीके से है और ये उल्टा है यहाँ पे, तो एंटी हो गया ना, और दोनों जो है वो पैरेलली अरेंज होते हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल कहते हैं। सही है, अगर इसको हम लोग लिखते जो हैं वो किस तरह से लिखते हैं, 5-3, ये एक स्टैंड हो गया और दूसरा स्टैंड जो होगा 3-5 एंड। ठीक है, तो ये दो स्टैंड होता है जो कि एंटी पैरेलल होता है। जो वाटसन क्रिक मॉडल जो होता है डीएनए का, उसका जो बैकबोन होता है, बैकबोन क्या होता है, बैकबोन जिस पे कोई भी इंसान या कोई भी मॉलिक्यूल खड़ा होता है। ठीक है, ह्यूमन का जो बैकबोन होता है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसी को तो बैकबोन कहते हैं ना। तो ये इसका जो बैकबोन होगा, आप बताइए कि ये बैकबोन होगा कि नहीं होगा, इसी पे तो ये खड़ा होता है। तो ये जो बैकबोन में बताइए आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, जल्दी से बताइए कि क्या क्या नज़र आ रहा है। शुगर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये शुगर नज़र आ रहा है, बीच में फॉस्फेट ग्रुप नज़र आ रहा है, तो बैकबोन में क्या नज़र आया, फॉस्फेट ग्रुप नज़र आया और शुगर नज़र आया। इधर भी सेम ऐसा ही होता है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है। सही है, तो बैकबोन किस चीज़ से बना हुआ है, शुगर से बना हुआ है और फॉस्फेट से बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ इसमें और होती है, नाइट्रोजन बेसिस। अब बताएंगे कि नाइट्रोजन बेस क्या बैकबोन में आता है, बिल्कुल नहीं। जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो किस में नहीं आता, वो बैकबोन में नहीं आता। ये एक्चुअली अंदर की तरफ फेस करता है, जो एक दो स्ट्रैंड को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, इधर से एक नाइट्रोजन बेस और इधर से एक नाइट्रोजन बेस, ये दोनों मिल करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये अंदर की तरफ फेस करता है, अंदर की तरफ। सही है, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये जो फेस करता है अंदर की तरफ, अब ये देखिए जैसे कि अगर हम इसको ऐसे लाइन करेंगे, ठीक है, तो ये जो शुगर, ये जो बैकबोन है, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट का जो बैकबोन है, तो इससे किस डायरेक्शन कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री। तो जो बैकबोन होता है और जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उन दोनों के दरमियान में कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सही है, मैंने न्यूक्लिक एसिड में बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जल्दी से बताइए। ए होता है, जी होता है, ठीक है, और सी होता है और टी होता है। अगर आरएनए होगा तो यू होगा, तो 4 होंगे। ठीक है, डीएनए में 4 हो सकते हैं और आरएनए में भी 4 हो सकते हैं, टी की जगह पे यू आ जाता है। सही है, तो 4 नाइट्रोजन बेसिस बेसिकली होते हैं डीएनए में, है ना। डीएनए लेकर चल रहे हैं तो डीएनए की बात करेंगे। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और ये 4 नाइट्रोजन बेसिस एक्चुअली क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। सही है, अगर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एडेनिन और जो थाइमिन है, यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन जो है बॉन्ड बना रखा है और यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्यूरिन होता है वो पायरिमिडिन से बॉन्ड बनाता है। सही है, इसमें एडेनिन जो है वो थाइमिन से बनाएगा और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से बनाएगा। सही है, ये बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों जो होते हैं वो बेस पेयरिंग करते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। अब हम लोग को ये जानना है कि जो एडेनिन और थाइमिन है इन दोनों के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जल्दी से बताइए कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना बॉन्ड होगा। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो 2 बॉन्ड बनता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसी तरह साइटोसिन और ग्वानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, सीजी में होगा, और एटी जो है डबल बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है, अगर हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में एक चीज़ और आती है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जो बेसेस होते हैं वो इस तरीके से अटैच होंगे, जैसे मैंने बताया कि ATGC का सीक्वेंस होता है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, उसी तरह पे यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, तो इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ होगा। तो बताइए ये स्टेयरकेस की तरह है कि नहीं है, सीढ़ी की तरह है कि नहीं। तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर में इस तरह से सीढ़ी की तरह बनता चला जाता है। अब ये जो सीढ़ी की तरह जो बनता है और ये जो सारा स्टेप है,
ठीक है, यहाँ पे बेस पेयरिंग्स होती है, ठीक है, बेस जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं। और जब ये बेस पेयर करते हैं तो जैसे कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये जो मूव कर रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, हेलिक्स जो है एंगल बनाता है ना, तो ये जो एंगल बना रहा है ये कितना एंगल बनाएगा, 36 डिग्री एंगल बनाएगा। सही है। एक स्टेप जब मूव करता है दूसरे स्टेप की तरफ तो उसमें क्या बनता है, एक एंगल बनता है, वो कितना होता है, वो होता है 36 डिग्री। तो हेलिक्स जब दूसरे हेलिक्स की तरफ मूव करता है तो वो एंगल बनाता हुआ मूव करता है उसी, और वो एंगल कितना होता है, 36 डिग्री एंगल होता है। तो एक हेलिक्स, अगर हम लोग एक हेलिक्स को ले लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम लोग एक हेलिक्स को लेते हैं, ठीक है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, सही है, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। ये एक हेलिक्स को ले लेते हैं, ठीक है, तो एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं, सही है, तो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो एक हेलिक्स होता है, इस हेलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। एक हेलिक्स को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। एक पिच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये याद रखिएगा, पिच किसको कहते हैं, एक हेलिक्स को कहते हैं, और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अब आपको पता है कि हेलिक्स में इस तरीके से बेस पेयर्स होते हैं, तो जो दो बेस पेयर्स हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बेस पेयर्स आपको दिखेगा, तो ये बेस पेयर अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो बेस पेयर्स हैं, ये दो बेस पेयर्स हैं, दिखाई दे रहे हैं ये दो बेस पेयर्स, इन दोनों के दरमियान की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, सही है। तो याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में भी याद कर सकते हैं और नैनोमीटर में भी याद कर सकते हैं। दो बेस पेयर जो राइज होता है, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। जो डीएनए होता है उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वैसे तो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, पर एक दो जो है वो एग्जाम्पल्स हम बता देते हैं, जैसे कि ए डीएनए भी होता है, बी डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है, जिसमें बी डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। सही है। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एंजाइम है और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म भी होगा, तो स्टे ट्यून्ड। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।